नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत अधिवक्ताओं के लिए 19 अक्टूबर 2023 तक जीवन बीमा टर्म पॉलिसी का नवीनीकरण कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ के वार्षिक ऑलेट के साथ नवंबर 2020 में अधिवक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना लागू की थी और ये योजना दिल्ली में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप इंश्योरेंस प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत प्रति वकील 10 लाख का जीवन बीमा मिलता है और अधिवक्ता उनके पति या पत्नी और 2 आश्रित बच्चों के लिए 25 वर्ष की आयु तक 5 लाख के बीमा फैमिली फ्लोटर राशि का ग्रुप मेडिक्लेम कवरेज मिलता है। और इस योजना में सभी 6 जिले न्यायालयों 30 हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और ककराडूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में ई जर्नल के वेब संस्करण और प्रिंट सहित 10 कंप्यूटरों के साथ ई लाइब्रेरी का भी प्रावधान है। नवंबर 2020 में इसकी लॉन्चिंग के समय लगभग 24,000 अधिवक्ताओं ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया था। अब इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ताओं की संख्या 30,000 हो गई है और इस योजना की शुरुआत से अब तक 3,000 से अधिक अधिवक्ताओं ने मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ उठाया है। ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी को 16 मई 2022 को अगले 1 साल के पहले ही नवीनीकृत किया जा चुका है और दिल्ली सरकार ने इसके नवीकरण के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 26 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। इस प्रकार जीवन बीमा प्रदान करने वाली समूह बीमा को भी अगले 1 वर्ष के लिए 20 अक्टूबर 2022 को नवीनीकृत किया गया है और इस पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए दिल्ली सरकार ने 16 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक का भुगतान जीवन बीमा निगम को किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर लें, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना 19 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी, मगर 2020 से लेकर अब इसको 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि लगातार इसके अंदर जो इजाफा हो रहा है और यहाँ तक कि लोग जो है पॉलिसी का फायदा भी उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं लगातार अधिवक्ताओं के परिवारों के लिए भी इसके अंदर सहायता दी जा रही है और लगातार इसके लिए दिल्ली सरकार जो है प्रयास भी करती नजर आ रही है। अब मगर वो प्रयास जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2020 की बात करें तो उस समय 24,000 लोगों ने ही इसके अंदर पंजीकरण कराया था, मगर अब वो बढ़कर 30,000 से ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो अधिवक्ता कल्याण योजना थी वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके अंदर जो पॉलिसी का फायदा है वो कहीं ना कहीं अधिवक्ता जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से 16 करोड़ 32 लाख रुपए जो है वो इस पॉलिसी के तहत रखे गए हैं और लगातार इसका फायदा जो है अधिवक्ता के परिवारों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि उनके जो पत्नी है या फिर कहें उनके 2 बच्चे हैं जो 25 साल की उम्र के बाद में उनको 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरीके से अधिवक्ताओं के लिए कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं सराहनीय बताई जा रही है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं जब 2020 के अंदर की गई थी तो उसके अंदर सिर्फ 24,000 अभिवक्ताओं ने ही इसके अंदर पंजीकरण कराया था, मगर अब ये पंजीकरण जो है वो बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो पहल है वो कहीं ना कहीं अब रंग लाती हुई नजर आ रही है और इस तरीके से जिस तरीके से अब अभिवक्ताओं के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल सकता है। जी राजीव, जिस तरीके से इस योजना की अगर बात कर ले तो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ जो है अधिवक्ताओं और उनके परिवारजनों को मिलते हैं?
देखिए यहाँ पर परिवारों की बात करें, यानी अभिवक्ता के परिवारों की बात करें, तो अभिवक्ता को परिवार को लगभग कह सकते हैं, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की उम्र अगर छोटी कम है, तो अगर वो 25 साल के होते हैं तो उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं सहायता मिलती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर अभिवक्ताओं के लिए लगातार पंजीकरण के लिए मांग की गई थी, वो पंजीकरण जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभिवक्ताओं की बात करें, लगभग 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है इसके अंदर, और लगातार इसके अंदर इजाफा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जैसे अभिवक्ता जो कल्याण योजना है, ये कहीं ना कहीं अब 2023 तक के इसके अंदर पंजीकरण कराया जा सकता है, यानी कि समय सीमा भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। और लगातार जिस तरीके से इसके अंदर पंजीकरण की गिनती जो है वो बढ़ी है, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो पहल थी वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये योजना को कहीं ना कहीं 2020 के अंदर लागू किया था, और अब इसकी समय सीमा यानी पंजीकरण की जो समय सीमा है वो लगभग 2023 तक कर दी गई है। तो इसके अंदर देखना होगा क्या और ज्यादा कितना इजाफा हो सकता है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनियों को कहते हैं फंड दिया है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है, और शायद इसका फायदा जो है आने वाले समय के अंदर अभिवक्ता के परिवार या फिर अभिवक्ता जो है वो उठाते हुए नजर आएंगे। जी राजीव, वहीं बात कर लें जिस तरीके से इससे पहले 2020 में से लागू किया गया था, उस समय कैसे इसके रिजल्ट्स रहे थे? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अधिवक्ताओं की, तो अधिवक्ताओं जिस तरीके से 2020 के अंदर जब लागू किया गया था, तो कहीं ना कहीं इस कल्याण योजना के तहत कम से कम 24,000 जो अधिवक्ता थे वो उन्होंने ही पंजीकरण कराया था। मगर दिल्ली सरकार की जो पहल थी कि इसके अंदर और ज्यादा इजाफा हो, और ज्यादा अधिवक्ता जो है वो इसमें जुड़ते हुए नजर आए, मगर अब कहीं ना कहीं 3,000 का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है, यानी 3,000 और अधिवक्ता जो है इसके अंदर पंजीकरण करा चुके हैं। और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है 2023 तक शायद इसके अंदर कहीं ना कहीं 5,000 से 50,000 से ज्यादा जो अधिवक्ता है वो इसमें से कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आए। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है, अधिवक्ताओं की बात करें, गरीबों की बात करें, और दिवाली के मद्दे रखते हुए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से 2023 तक के लिए इसको बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि आने वाले समय के अंदर इसके अंदर इस पॉलिसी के अंदर अधिवक्ता जो है वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और जो फायदा बताया जा रहा है, यानी कि जो उनके बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं 25 साल की उम्र तक के लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश जरूर की जा रही है। अब ये कोशिश कितनी 2023 तक रंग लेके आती है, या फिर कहे अधिवक्ता कितने जुड़ पाते हैं, वो जरूर देखना होगा। जी राजीव, जिस तरीके से दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने जो वकील है उनको बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया है, जिस तरीके से इसकी समय सीमा, इस योजना की समय सीमा को 2023 तक बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस रहता है, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए यहाँ पर अधिवक्ताओं की बात करें, तो अधिवक्ता जो है वो अपनी अपनी कोर्ट के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर 6 कोर्ट है, 6 कोर्ट के अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से साकेत कोर्ट की, या फिर पटियाला हाउस कोर्ट की, या फिर 30 हजारी कोर्ट की, या फिर कहें रोहिणी कोर्ट की, इस तरीके की जो कोर्टें हैं वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज्यादा आसान है। और वहीं पे इन्होंने डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, कंप्यूटर भी लगाए गए हैं। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है अधिवक्ता जो है वो इसके अंदर जुड़ते हुए नजर आए। और जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं 2020 से लेकर अब 2022 चल रहा है, तो 22 तक कहीं ना कहीं 3,000 अधिवक्ता जो है वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ चुके हैं। और कोशिश ये भी की जा रही है कि 2023 तक इसके अंदर लगभग 50,000 से करीब जो है वो अधिवक्ता जुड़ते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से फायदा बताया जा रहा है, और इस फायदे के तहत कहीं ना कहीं परिवारों को भी कहीं ना कहीं फायदा देने की कोशिश की जा रही है, तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर अधिवक्ता जो है वो और ज्यादा संख्या में जुड़ते हुए नजर आएंगे। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या रविवार को शाम 18 लाख दीपों से जगमगा उठेगी, और छठवें दीपोत्सव के बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वशिष्ठ की भूमिका में भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए उनका प्रथम तिलक करेंगे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 22,000 वॉलंटियर ने राम की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर 18 लाख दिए बिछाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अयोध्या में पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम मां सरयू का पूजन अर्चन भी करेंगे, और 8 वेदी से वैदिक ब्राह्मण सरयू का पूजन करेंगे। और इस बार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और
सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहेंगे और यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि यहां उनका 2.5 घंटे का कार्यक्रम निर्धारित है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी महर्षि वशिष्ठ की भूमिका में भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए उनका प्रथम तिलक करेंगे। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह के दिशा निर्देश में दीपोत्सव के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए 37 घाटों पर 200 से अधिक समन्वय ग्रुप लीडर और प्रभारी मुस्तैद हैं। रविवार को सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व स्वयंसेवी संस्थाओं के लगभग 22,000 वॉलंटियर्स घाटों पर तैनात रहेंगे। दिए की गणना घटना समन्वयकों की निगरानी में शुरू कराई गई। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या रविवार की शाम 18 लाख दीपों से जगमगा उठेगी और छठवें दीपोत्सव के में बतौर मुख्य अतिथि पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और वो महर्षि वशिष्ठ की भूमिका में भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए उनका प्रथम तिलक करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 22,000 वॉलंटियर के राम की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर 18 लाख दिए बिछाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम मां सरयू का पूजन अर्चन भी करेंगे। 8 वेदी से वैदिक ब्राह्मण सरयू का पूजन करेंगे और इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ साथ रहेंगे। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ले, अयोध्या जो है पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में अयोध्या नगरी जो है किस तरीके से सज गई है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल प्रभु श्री राम के अयोध्या है वो बैठी है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज भव्य दीपावली अयोध्या में मनाई जाएगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं आज पहुंचेंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज दुल्हन की तरह अयोध्या सजाई गई है और लगभग 17 लाख से अधिक दियों को कहीं ना कहीं अयोध्या के सरयू घाट से लेकर जितने भी घाट हैं उस पर कहीं ना कहीं सजाए गए और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और अलग अलग प्रांतों से जो कलाकार आए हैं वो अपनी संस्कृति कहीं ना कहीं आज दिखाने का काम करेंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से प्रभु श्री राम की स्वागत में अयोध्या तैयार बैठी हुई है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है। जिस तरह से प्रभु श्री राम जब वहां पर अयोध्या में तब जिस तरह का नजारे दिखते थे, आज उसी तरह का नजारा दिखेंगे और लेजर लाइट आज जो है बनाई गई है, तमाम प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं हर एक उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक अयोध्या जाना जाता है क्योंकि अयोध्या की होगी और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाम को पहुंचेंगे, रामलला के अभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना और उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12 बजे के आसपास लखनऊ से निकलेंगे और वह 12:45 पर अयोध्या पहुंच जाएंगे और हेलीपैड पे जो स्थलीय निरीक्षण है, तैयारियों का पूरा स्थलीय निरीक्षण काम करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सरयू घाट भी जाएंगे और जो अतिथि गृह है वहां पर भी जाने का काम करेंगे। लगभग 3:05 पर रामकथा पार्क अयोध्या जाने का काम करेंगे। 3:05 से 3:10 पर शोभा यात्रा में देखने का काम करेंगे, अवलोकन करेंगे उसका कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो वही लगभग 3:10 से 3:20 तक सीताराम व लक्ष्मण के स्वरूप का सड़क व भरत मिलाप का
कहीं न कहीं दर्शन करने का काम किया जाएगा। वहीं श्री राम के दरबार के साथ साथ रामकथा पार्क में जो कार्यक्रम है, श्री राम जानकी की वंदना पूजा अर्चना है, वहाँ में शामिल होंगे और रामकथा पार्क से वे सीधे साकेत हेलीकॉप्टर के लिए डिग्री कॉलेज निकलेंगे, जो कि प्रधानमंत्री के आगमन पर वे उनका स्वागत करने का भी काम करेंगे। और साकेत डिग्री कॉलेज में वो श्री राम उसके बाद श्री राम भूमि अयोध्या पहुंचेंगे और लगभग 4:30 से 5:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो अयोध्या पहुंचने का काम करेंगे और प्रभु श्री राम लला के दर्शन पूजा अर्चना करने का काम भी किया जाएगा। और वहीं प्रधानमंत्री राज्याभिषेक करने का काम करेंगे श्री राम का। और वहीं सरयू घाट जो अतिथि है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद कहा जाता है 6 से 10 तक सरयू घाट पर आती है, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें। वही दीपोत्सव कार्यक्रम लगभग 6:15 से 6:55 तक चलेगा। उसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। वहीं ग्रीन एंड डिजिटल जो फायरवर्क्स है उसका जो लेजर लाइट का कार्यक्रम है उसमें शामिल होने का काम करेंगे। और 7:20 पे सरयू घाट से वो अयोध्या हवाई पट्टी पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7:30 बजे के आसपास विदाई हो जाएगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरा देश ये कह सकते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लोग एक साक्षी बनेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। और साथ ही साथ तमाम कार्यक्रमों को पूरी तरह से भव्यता से पेश किया जाएगा और प्रभु श्री राम के आने से लेकर तमाम जो श्री राम की कथा है वो वहां पर देखने को मिलेगी। जितिन, वही बात कर ले घाटों की, अगर बात करें तो घाटों में किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जो है रखी गई है? देखिए, प्रधानमंत्री के आते ही एसपीजी ने सुरक्षा हालांकि पहले ही ले रखी है और तमाम सुरक्षा एजेंसी अलर्ट की गई है। पूरी अयोध्या को सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। तमाम सुरक्षा एजेंसी, स्थानीय पुलिस, पीएसी और जो अर्धसैनिक बल है वो पूरी तरह से लगाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, उन सबको निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। और ड्रोन से लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। और जिस तरह से आज अयोध्या में भव्य दीपावली होने जा रही है, वो दीपावली को पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश कहीं ना कहीं आज देखने का काम किया जाएगा। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वो आज उसमें नाम दर्ज हो जाएगा। हालांकि गिनती कल टीम पहुंची थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम, और आज जब दीप जलेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश परचम रहा है और रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग 17 लाख से अधिक जो दिए जलाएंगे उसमें दर्ज नाम होगा। नितिन, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आज अयोध्या नगरी दीपों से जगमगाएगी, तो ऐसे में अयोध्या वासियों का कैसा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, अयोध्या वासी हो चाहे उत्तर प्रदेश वासी, सभी चाहते हैं कि प्रभु श्री राम की जो जन्मस्थली है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दुल्हन, क्योंकि लगातार ये 6वां दीपोत्सव है। उत्तर प्रदेश सरकार 2017 के बाद से लगातार अयोध्या को पूरी दुल्हन की तरह सजाया है। फिर फैसला आया और अयोध्या कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो लगातार रामलला का मंदिर है वो बन रहा है। माना जा रहा है कि 2024 में मंदिर तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरी अयोध्या वासी काफी उत्साहित है, क्योंकि पर्यटन के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ वहां रोजगार की दृष्टिकोण से तमाम ऐसे कार्यक्रम है और कहा वो जिसको सरकार ने तैयार कर रखा है। और लोगों को जाहिर सी बात है कि वहाँ रोजगार मिला है और कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी खुले हैं। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता और अयोध्या की जनता के अंदर उत्सुकता होगी कि प्रभु श्री राम का आज आगमन होगा, प्रभु श्री राम आएंगे और जाहिर सी बात है कि आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जाएगी और जिस तरह से पहले सजाई जाती थी। चलिए जितेन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आरपीजी हमले के मुख्य दोषी चड़त सिंह को मुंबई से गिरफ्तार करने से कुछ ही समय बाद पंजाब पुलिस ने उक्त दोषी के खुलासों के आधार पर एक AK-56 असॉल्ट राइफल की बरामदगी जो है की है और उसके साथ 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है जो उक्त को पनाह दे रहे थे। जिक्र योग ये है कि 9 मई 2022 को मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर एक आरपीजी हमला किया गया था और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सैयद मोहम्मद तौसीफ चिश्ती उर्फ चिंकी निवासी अजमेर राजस्थान और सुनील कुमार उर्फ काला के तौर पर हुई है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस द्वारा समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध चल रही जंग के दौरान अमल में लाई गई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि मुजरिम चड़त सिंह के खुलासे पर पुलिस टीम ने एक
AK-56 सहित 100 कारतूस और 30 बोर की पिस्तौल बरामद की है। उन्होंने बताया कि चड़त सिंह की पूछताछ के बाद ही उक्त मामले को सुलझाते हुए पुलिस टीमों ने राजस्थान के अजमेर से सैयद मोहम्मद तौसीफ चिश्ती उर्फ चिंकी को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने कहा कि जांच में सामने आया कि मुजरिम चिंकी पिछले 5 से 7 सालों से लखबीर सिंह के संपर्क में था और लखबीर के निर्देशों पर चिंकी ने अजमेर में अल खादिम नाम के एक गेस्ट हाउस में चढ़त के लिए ठहरने का प्रबंध किया था। चढ़त ने कबूला कि लखबीर ने चिंकी को करीब 3 से 4 लाख रुपए भेजे हैं। तो आपको बता दें कि आरपीजी हमले के मुख्य दोषी चड़त सिंह को मुंबई से गिरफ्तार करने से कुछ समय बाद पुलिस ने दोषी के खुलासे के आधार पर एक 56 असॉल्ट राइफल की बरामदगी जो है और उसके 2 सहयोगों को जो है उन्हें गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि जिक्र योग ये है कि इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर लें, आरपीजी के जो मुख्य हमला करता था उसको जो पुलिस ने है मुंबई से गिरफ्तार किया, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए 9 मई की घटना है जब आप देख सकते हैं कि जब पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये अटैक था, एक आरपीजी हमला किया गया था और इसके जो मेन अटैकर था चरण सिंह था, वो अगर हम कहें कि देश छोड़ने की फिराक में था और उसे मुंबई से अगर हम कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस और पंजाब पुलिस की एक जॉइंट एक्शन टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि उसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार ही हम कह सकते हैं कि दबिश का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि देखिए चरण सिंह ने जो इंसिडेंट किया था या फिर जो हमला किया था एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि देखिए किसी भी स्टेट की इंटेलिजेंस बिल्डिंग पे हमला एक तरह से क्लियर कट मैसेज देता है कि हमें पंजाब पुलिस या किसी पुलिस का कोई डर नहीं है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि पुलिस एक्शन में आ गई थी और फाइनली हम कह सकते हैं कि चरण सिंह को जब मुंबई से अरेस्ट कर लिया गया तो जिसने भी उनको मदद की थी उसको भागने में, छुपने में और किसी भी तरह की पनाह दी थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे किसी तरह का व्हीकल हो, उन सब के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। तो अभी जब रिसेंटली चरण सिंह को अरेस्ट हुआ तो उसके बाद लगातार उससे पूछताछ चल रही थी और उस पूछताछ में उसने कुछ चीजें डिस्क्लोज की। सबसे पहले तो उन्होंने 2 लोगों के नाम डिस्क्लोज किए जिसने उन्हें छुपने में मदद की। तो उनके चरण सिंह के डिस्क्लोजर के बाद हम कह सकते हैं उन 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और उसके साथ ही जो उसके पास हथियार थे, देखिए AK-56 राइफल थी जिसकी 100 गोलियां उसके पास लाइव कार्ट्रिज, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक AK-56 असॉल्ट राइफल की 100 जिंदा कारतूस उसके पास थे। मतलब कि इसके अलावा भी वो कोई बड़े इंसिडेंट को अंजाम दे सकता था। कि क्लियर कट मैसेज आया उसके पास एक पिस्तौल और एक 0.38 बोर की एक और हथियार भी उसके पास बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस बिल्कुल एक्शन में है और ये चीज बिल्कुल क्लियर कट कह दी है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगत मान ने जिस दिन हमला हुआ था उसके अगले दिन ही एक बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर दिया था। जिसने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिसने पंजाब पुलिस पे हमला किया है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसको सख्त जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और जो भी उनकी मदद करेगा उनके ऊपर भी उतनी बड़ी कार्रवाई होगी। और यही कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है कि जिन्होंने भी किसी ने भी मदद की है, चाहे वो हथियार प्रोवाइड करके, चाहे वो व्हीकल प्रोवाइड करके या फिर सिर्फ पनाह देकर, उन सबको ही पंजाब पुलिस अरेस्ट कर रही है और उनके ऊपर बड़े बड़े कार्रवाई कर रही है। अमित, वहीं बात कर ले, डीजीपी गौरव यादव ने इस पूरे मामले में क्या क्या जानकारी दी है, एक बार इसे लेकर भी पूरी अपडेट। देखिए कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि लगभग उन्होंने ये जानकारी दी कि कहाँ था वो छुपे हुए थे। अगर हम कहें कि यहाँ से पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर मोहाली में हमला करने के बाद यहाँ से जो मोहाली से बाहर निकलना, उसके बाद क्योंकि देखिए 27 हो गई थी, करीब हम कह सकते हैं कि शाम को 7:30 बजे के करीब हमला हुआ था 9 मई के, और हमले के थोड़ी देर बाद ही हम कह सकते हैं कि पहले ही पंजाब के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। उसके साथ ही आप देखेंगे उसके अगले दिन ही हम कह सकते हैं कि जब हमला किया गया था, हमला जो कह सकते हैं इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है उससे कुछ दूर जाके ही आरपीजी का जो शेल है वहीं पे ही फेंक दिया गया था, तो वो सुबह रिकवर हुआ था। और उसके बाद लगातार ही पुलिस अपनी तरफ से छापेमारी कर रही थी। इसकी जितने भी साथी, लगभग 36 लोगों को हम कह सकते हैं कि अब तक इसमें अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें हथियार प्रोवाइड करने वालों
तक का नाम भी शामिल है। और जिन लोगों ने, अगर हम कहें कि जो मेन 2 अटैकर्स में से हम कह सकते हैं पहले जिन्होंने भी लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए थे, चाहे वो हथियार हो चाहे छुपने की जगह हो, चरण सिंह ये प्लान करके आए थे। ये पहले हम कह सकते हैं कि रेकी की गई थी, जो इंटेलिजेंस की मीटिंग है उसकी प्रॉपर 1 हफ्ते तक रेकी हुई, देखा गया है कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, किस टाइम सबसे कम सिक्योरिटी रहेगी, और उसके बाद एक जो मोमेंटरी हमले के उस हमला कर दिया गया था। की बात ये थी कि किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, बिल्डिंग को नुकसान हुआ था पर वो रिकवरेबल था, पर किसी तरह की भी अगर हम कहें पुलिस वाले को इंजरी नहीं आई थी, एक अच्छी खबर रही थी। पर उसके बाद क्योंकि डंजिस बिल्डिंग पे हमला एक मेजर इंटेलिजेंस लैब भी है, तो देखिए किसी भी तरह का हमला, एक सीधा एग्जांपल है, पंजाब पुलिस यहाँ पे नाकाम रही थी, तो उसके बाद हम कह सकते हैं पुलिस और सख्ताई से इन सबको ट्रेस करने में लगी हुई थी। और फाइनली हम कह सकते हैं कि एक एक करके सभी को अरेस्ट, और फाइनली मुंबई से जो मेन एक्यूज जिसने हमला किया चरण सिंह, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब हम कह सकते हैं कार्रवाई की जा रही है, और जो अब हम कह सकते हैं कि बिहाइंड द सीन सपोर्ट सकते हैं, जिन्होंने ये चीज प्लान की, जिन्होंने इसके लिए पैसे दिए, जिन्होंने चरण सिंह को और इसके साथियों को छुपाने में मदद की, उन सबको अब पंजाब पुलिस पकड़ने में लगी है। क्यों? एक चीज क्लियर है कि पंजाब में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो पंजाब की शांति से खिलवाड़ करना चाहता है, पंजाब के शांति को खराब करना या फिर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई शीर्ष नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारक सूची में पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी समेत कुल 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। कांग्रेस ने भी इन्हीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई टॉप नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पार्टी इन चुनाव को जीतने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई इस लिस्ट में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरीश रावत, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रणदीप सिंह सुरजेवाला, विप्लव ठाकुर, सचिन पायलट, राज बब्बर, दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा, धनीराम शांडिल, प्रताप सिंह बाजवा, मोहम्मद अजरुद्दीन, सुप्रीमो श्रीनेत, आशा कुमारी, संजय दत्त, तरजिंदर पाल सिंह बिट्टू, गुरप्रीत सिंह कोहली, कोल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, राजेंद्र राणा, विक्रमादित्य सिंह, चंद्र कुमार श्रीनिवास बीवी, विनय कुमार, DVS राणा, अमरिंदर सिंह बराट, अलका लांबा, राजेश लिलोथिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीना जी, कांग्रेस ने स्टार प्रचारक हैं उसकी लिस्ट जो है जारी कर दी है, इसमें किस किस के नाम है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव केवल 20 दिन रह गए हैं, 20 दिन बाद यहाँ पे वोटिंग है, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जो है जारी कर दी है। इससे पहले भाजपा ने भी जारी कर दी थी और इसमें आपको बताएं कि इसमें सब फिलहाल जो सब बड़े नाम है केंद्रीय नेताओं के वो सब शामिल रहेंगे। और उसके अलावा जो सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, ये 7 प्रचारकों की सूची में शामिल। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर है अजरुद्दीन, वो है। और हिमाचल की बात करें तो वीरभद्र सिंह, दिवंगत जो नेता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो हमेशा स्टार प्रचारक रहे थे। उनकी जगह इस बार जो कमान है उनके बेटे विक्रमादित्य को दी गई है। सबसे छोटे स्टार प्रचारक और सबसे नए स्टार प्रचारक हम कहेंगे कांग्रेस के, तो इस टाइम वो विक्रमादित्य सिंह है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, देखना यह है कि ये टूर प्लान इन लोगों का कब का होता है, कब ये लोग आते हैं और कब यहाँ पे जो है रैलीज वो करना शुरू करते हैं, क्योंकि 29 तारीख को नाम वापसी की तिथि है और तब तक थोड़ा सा असमंजस रहने वाला है पार्टीज में। उसके बाद जो 8-9 दिन रहने वाले हैं उसमें जो है धुआंधार यहाँ पे प्रचार आपको देखने को मिलेगा। टीना जी, वहीं बात कर ले, जिस तरीके से एक तरफ तो कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो सूची जो है जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए हमीरपुर सीट की अगर बात कर ली जाए तो हमीरपुर सीट पर अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा यहाँ पर नहीं की है, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी।
बिल्कुल हमीरपुर टिकट आवंटन पर थोड़ा सा यहाँ पे पेश फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले माना जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी ये सीट हासिल करना, भाजपा के घेरे में काफी लंबे समय से सीट है, तो ऐसे में काफी मंथन इस पर किया गया था। और आशीष शर्मा है, युवा चेहरा है, भाजपा से कांग्रेस में ज्वाइन किया था, उन्होंने नामांकन भी भर दिया था। हालांकि उसके बाद जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की उसमें उनका नाम नहीं था, तो ऐसे में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका कहना था कि उनको तो चुनाव हर हाल में लड़ना है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि हमीरपुर इकलौती एक सीट रह गई है जहाँ पे वो अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पा रही है। और ऐसे में लगातार जो नेता हैं, अपने अपने जो गुट के नेता हैं और गुट के उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिलाने की एक होड़ थी। तो ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू भी चाह रहे हैं कि वो उनका जो हमीरपुर जो उनका खुद का जिला है, तो ऐसे में जो नेता हो वहाँ से जो उम्मीदवार उतरे, तो वो उनका गुट का हो। तो फिलहाल जो अभी इस जो हमीरपुर की जो सीट है कांग्रेस के पास, अभी इसमें पेच फंसा हुआ है। देखने वाली बात नहीं कि आज शायद हमीरपुर से अपना जो उम्मीदवार है वो फाइनल कांग्रेस कर सकती है। चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की गरियाबंद जिले में लगातार महासमुंद और ओडिशा की तरफ से हाथियों का मूवमेंट बढ़ रहा है। कुछ दिनों पूर्व धमतरी जिले में इन्हीं हाथियों के दल ने उत्पात किया था और अब वन विभाग के द्वारा ये जानकारी मिली है कि गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड में लगभग 33 हाथियों का समूह 2 अलग अलग ग्रुपों में घूम रहा है। इस वक्त किसानों की फसल धान पूरी तरह और कुछ जगह पकने की कगार पर है और किसानों की मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, जो फसल पूर्ण रूप से पक चुकी है वो दीपावली के बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। लेकिन हाथियों के लगातार खेतों की ओर विचरण करने से कुछ जगहों पर किसानों की खड़ी फसल भी हाथियों के पैरों तले रौंद दी जा रही है। फसल की चिंता को लेकर किसानों के माथे पर अब बल की लकीरें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। एक और वन विभाग ने इन 2 दलों में विभाजित हाथियों को लेकर आसपास के ग्रामीणों को सतर्कता रहने के निर्देश दिए हैं और उनसे दूर रहने की गाइडलाइंस तो जारी ही कर दी हैं। लेकिन इन हाथियों को क्षेत्र से बाहर करने की सबसे बड़ी समस्या स्वयं वन विभाग उठा रहा है और उससे बड़ी समस्या वहां निवास करने वाले निवासियों के लिए भी खतरे की घंटी है। और हाथी ने इस क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से आपको बता दें कि 5 से अधिक लोगों की जान ले ली है। अब ऐसे समय में प्रशासन और वन विभाग क्या व्यवस्था करता है, ये सोचने वाली बात है। गरियाबंद जिले, धर्मतरी और कांकेर सहित महासंघ की ओर से इन हाथियों ने अपना उत्पात जो है मचा रखा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर लें, गरियाबंद जिले की अगर बात कर लें तो लगातार हाथियों का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार ऐसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरीके से हाथियों का जो उत्पात है वो मचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप पीछे मेरे देख रहे होंगे फसल पक करके तैयार हो गई है और 1 नवंबर से धान खरीदी है। निश्चित तौर पे किसान अपनी जो धान है उसको लुवाई करके सीधा मिसाई करेंगे और मिसाई करने के पश्चात सीधा मंडी में पहुंच जाएगी। लेकिन आखिर हाथियों के उत्पात से जिस तरीके से किसान परेशान है, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इसके अलावा वन विभाग के जो कार्य प्रणाली है वो होना चाहिए। लेकिन जो महासमुंद और उड़ीसा क्षेत्र से जो हाथियों का जो बल आ रहा है, दल बल के साथ में पहुंच रहा है, लगभग 50 से 100 की कगार में हाथी की जो रीफ पहुंच रही है, ये किसानों की चिंता बढ़ाती नजर आ रही है। और किसानों के साथ साथ वहां के आमजन जो हैं, जो रहवासी हैं, वो भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हाथियों के जो उत्पात है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से हाथियों को लेकर के वहां व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, उन लोगों को एक तार बिछाया जाता है जिससे हाथियों जो भय खा करके भगते हैं, वो तक की व्यवस्था नहीं है। किसानों से बात करने से पता चला है कि हाथियों के उत्पात की वजह से ही वो धान लुवाई नहीं कर पा रहे हैं और 1 नवंबर से धान बेचने की जो सरकार ने मुहिम चालू की है, तो उसमें भी खरा नहीं उतरने की जो तैयारी है वो भी बता रहे हैं। कुल मिलाकर के किसान सबसे ज्यादा हताश परेशान है। दिवाली किस तरीके से मनाएं, दिवाली के पश्चात ही उन लोगों को धान लुवाई करके सीधा मंडी में बेचना था, लेकिन अब तक के कगार नहीं हो पाए हैं। निशा जी, अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ले, वन विभाग द्वारा हाथियों के मूवमेंट को लेकर क्या क्या जानकारी अभी तक दी गई है और इसके साथ ही हाथियों के मूवमेंट को लेकर अभी तक वन विभाग द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, एक बार से लेकर भी पूरी जानकारी।
देखिए, वन विभाग लगातार कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से हाथियों का जो दल आ रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से बंदूक की जो कार्रवाई होती है, छर्रे वाली जो बंदूक रहती है उससे कार्रवाई की जाती है, तार बिछाया जाता है जिससे उसमें करंट की दौड़ रहती है और करंट की वजह से ही हाथी इधर उधर भागते हैं। लेकिन यहाँ की अगर वन विभाग की बात की जाए तो अब तक के पुख्ते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग लगातार कोशिश कर रही है कि हाथियों के उत्पात को किस तरीके से रोका जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उड़ीसा और महासमुंद बॉर्डर से जो प्रवेश कर रहे हैं गरियाबंद में, वो चिंताजनक है और अब भी जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ही किसान सबसे ज्यादा परेशान है। इसको लेकर के वन मंत्री मोहम्मद अकबर से भी शिकायत की गई है कि आखिर निदान तक मिल पाएगा और किसानों को खुशहाल किस तरीके से देख सकते हैं, इसके ऊपर भी बहस छिड़ी हुई थी। और निश्चित तौर पे किसानों ने जो मोहम्मद अकबर से मुलाकात की है और अपनी जो मांग है हाथियों के उत्पाद को लेकर के उसके संज्ञान में डाले हैं। अब निश्चित तौर पे आने वाले कल में पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके से निर्णय लिया जाता है और निर्णय के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर किसानों को धान बेचने कब तक लाजमी हो पाता है। जी निशा। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड राज्य के विकास में दलीय सीमा के ऊपर उठकर पुनः एक कदम और बढ़ाया है। सीएम धामी ने समस्त विधायकों को सचिवालय स्तर पर उनके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के निस्तारण में सहयोग हेतु 2 IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किए जाने की सूचना देने के लिए धनतेरस दीपावली के उपहार स्वरूप विशेष पत्र प्रेषित किया है। आपको बता दें कि विधायकों को अपने क्षेत्र में निरंतर क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता होती है और क्षेत्र भ्रमण के दौरान संज्ञान में आने वाली जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण और क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं के प्रस्ताव पर सचिवालय स्तर पर संबंधित विभागों से चर्चा विमर्श आदि के लिए बार बार देहरादून भी विधायकों को आना पड़ता है। बार बार देहरादून आने से जहां एक ओर विधायक गणों का जनसंपर्क और क्षेत्र भ्रमण का कार्य प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर राजकीय समय व संसाधनों का भी व्यय होता है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा विधायक गणों की इस समस्या का समाधान करने के प्रयास में विधायक गणों के द्वारा समय समय पर उठाए गए विषय या विकास योजनाओं के प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण में सहयोग और समन्वय के लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव स्तर के 2 अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। कुमाऊं मंडल के विधायकों के सहयोग के लिए नवनीत पांडे व गढ़वाल मंडल विधायकों के सहयोग के लिए ललित मोहन रायल अपर सचिव माध्यमिक मुख्यमंत्री को उक्त दायित्व सौंपा गया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास के लिए एक और कदम उठाया है और यहां पर नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, इनका क्या दायित्व रहने वाला है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं निशा, एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी ने ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड के विकास में जो है वो दलीय राजनीति होती है, यानी पार्टी जो राजनीति होती है उससे ऊपर उठकर सोच रहे हैं। इसी के चलते जो है अभी पुष्कर सिंह धामी ने जो विधायकों से 10 कामों के प्रस्ताव मांगे थे, यानी विधायकों से कहा गया था कि उनके क्षेत्र में जो 10 काम अधूरे हैं या जो जरूरी काम होने हैं उनका जो है 10 कामों का सभी विधायक जो है प्रस्ताव दें। और सभी विधायकों में, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो, बीजेपी का विधायक हो, निर्दलीय विधायक हो, बीएसपी का विधायक हो, सपा का विधायक हो, यानी उसमें किसी भी दल का वो विधायक हो सकता है, उसे अपने 10 कामों का प्रस्ताव देना होगा ताकि उन कामों को पूरा कराया जा सके। तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पुष्कर सिंह धामी ने अब ये फैसला लिया है कि 2 नोडल अधिकारी उन कामों के लिए जो है नामित कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी 10 प्रस्ताव जो विधायक देंगे उनके निस्तारण के लिए उसका निस्तारण 2 IAS अधिकारी करेंगे, जिनको नोडल अधिकारी नामित किया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि विधायकों की ये सहूलियत के लिए, ताकि उन्हें बार बार चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए 2 अधिकारी नामित किए गए हैं, जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, यानी इन दोनों मंडलों से एक IAS अधिकारी जो है सभी विधायकों का जो है प्रस्ताव उसके बाद जमा किया जाएगा, वो उसमें सहयोग करेंगे ताकि जो 10 प्रस्तावों में काम बताए जाएंगे वो पूरे कराए जा सके। निशा,
तारिक, जिस तरीके से बात कर लें, सीएम धामी ने विकास के लिए एक कदम और उठाया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है पीएम मोदी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस दिन पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी, मुझे आज भी याद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए जो जो आवश्यकता पड़ेगी, जो जो कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी वो उठाएंगे, क्योंकि हमें उत्तराखंड को पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमें इस रणनीति पर चलना है। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर सबके विश्वास वाला जो ये अल्फाज है वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो सरकारें होती हैं वो अपने पार्टी के जो विधायक होते हैं उन्हीं को ज्यादा तरजीह देती हैं, लेकिन उत्तराखंड में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने जो है विपक्षी विधायकों को भी जो है तरजीह देकर उनसे भी 10 प्रस्ताव मांगकर बिल्कुल ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कोने कोने तक विकास पहुंचाना चाहते हैं। किसी भी, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का हो, उसके क्षेत्र में भी जो है काम कराया जाएगा। जबकि अक्सर जो है ऐसा देखा जाता है कि जो पार्टी होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, सिर्फ पार्टी उन्हीं जगहों पर जो है काम कराती है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने पूरे उत्तराखंड में विकास का जो बीड़ा उठाया है वो कहीं ना कहीं सच साबित होता दिख रहा है। जो पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण के दौरान जो एक शपथ ली थी कि सब उत्तराखंड में सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास की तर्ज पर आगे बढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो सच साबित हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल जाहिर तौर पर उन्होंने जो बीड़ा उठाया है उत्तराखंड के कोने कोने तक विकास पहुंचाने का, वो सच साबित हो रहा है। निशा, चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।